गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विजयनगर नगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और बहमनी साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन टॉपिकों को हम इन दोनों टॉपिकों में कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आज का टॉपिक। देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जी हाँ, आप समय का सही इस्तेमाल कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आप समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों, आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है हमारा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की दिल्ली सल्तनत के पश्चात या उसके इक्वल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत में इन साम्राज्यों ने शासन किया था। इनमें कई महत्वपूर्ण शासक हुए थे और इनमें जो महत्वपूर्ण शासक जो थे, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन चीज़ों को हमने कवर किया है। उन्होंने किस किस शासक ने विशेष कार्य किया, उन शासकों को हमने कवर किया है। तो विजयनगर साम्राज्य देख लेते हैं प्रथम। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो भाई हरिहर और बुक्का हुए थे। और इन्होंने विद्यारण्य संत के आशीर्वाद थे, एक संत था विद्यारण्य, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और दक्षिणी भारत के अंदर 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी इन लोगों ने। और इनके पिता का नाम था संगम, और उसके नाम पर संगम राजवंश उस साम्राज्य को नाम दिया था। मतलब अपने राजवंश को संगम राजवंश नाम दिया था। हरिहर प्रथम 1336 से और लेकर के और 1356 ईस्वी तक ये शासन रहे थे। और इन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर और विद्यानगर दो शहरों की स्थापना की थी। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य और विद्यानगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी और इसकी राजभाषा तेलुगु थी, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम ये बोले जाते। तेलुगु इस राजवंश की प्रमुख भाषा थी। विजयनगर के शासकों में कन्नड़ और तमिल और तेलुगु और संस्कृत, इन चार भाषाओं को बढ़ावा दिया था। बुक्का प्रथम जो ये विजयनगर साम्राज्य के दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो बुक्का प्रथम जो थे वो 1556 से 1377 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और बहमनी शासन से मुदगल किले के लिए एक प्रसिद्ध युद्ध किया था इनने। और ये युद्ध बहमनी शासन के मुदगल से हुआ था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। मतलब उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, हरिहर द्वितीय ने। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। और इनने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। इसके पश्चात देवराय प्रथम ने पहली बार मुसलमानों को विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी उसमें भर्ती होने का प्रक्रिया प्रारंभ की थी। मतलब पहले मुस्लिम लोग सेना में भर्ती नहीं होते थे, तो देवराय प्रथम ने मुस्लिम लोगों को सेना में भर्ती करने का कार्य शुरू किया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो देवराय द्वितीय ही था। और इसने इमादी देवराय भी कहा जाता था इनको। मतलब देवराय जो द्वितीय था उसको इमादी देवराय भी कहा जाता था। ये देवराय है। देवराय द्वितीय को एक अभिलेख में गजवेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे थे। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। एक मल्लिकार्जुन इसमें शासक हुए थे इस वंश में, उनको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। अब इसमें साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में एक तुलुब या
तुलु वंश की भी स्थापना हुई थी। और ये कृष्णदेवराय ने जो 1509 से 1529 ईस्वी में शासन किया था इन्होंने। और इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पिता आदि उपाधि धारण की थी। और सालोब तिम्मा कृष्णदेवराय का योग मंत्री एवं सेनापति था। तो कृष्णदेवराय का जो एक सालोब तिम्मा था वो मंत्री और सेनापति दोनों के कार्य करता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। मतलब उस टाइम पे मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी और जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें कृष्णदेवराय का जिक्र किया है। और उस कृष्णदेवराय के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद, संस्कृत में जाम्बती, कल्याणम एवं ऊषा परिणय की रचना की थी। ये इतने ग्रंथों की रचना कृष्णदेवराय ने की थी। कृष्णदेवराय ने के युग को तेलुगु साहित्य का गौरवशाली युग कहा जाता है, क्योंकि उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महाश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसमें अलसानी पेडना सबसे महत्वपूर्ण कवि था। एक कवि था अलसानी पेडना नाम से, वो अष्टदिग्गज जिसके पास कवि जो रहते थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि था अलसानी पेडना। और जिसने तेलुगु कविता इसको अलसानी पेडना को तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने स्वरोचित संभव या मनु चरित्र तथा हरि कथा शरणम की भी रचना की थी। मतलब ये ग्रंथों की इसने रचना की थी। कृष्णदेवराय ने भागलपुर नामक नए नगर एवं हिजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। और कृष्णदेवराय की जो मृत्यु थी वो 1529 ईस्वी में हो गई थी। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी, ये दक्षिण के शब्द हैं। तो यहाँ पे इसका एक युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1565 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनकी पराजय हुई। और इसी का युद्ध के कारण से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व था वो रामराय कर रहा था, तो ये हार गया था उसमें। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्य के संघ में शामिल थे। जो विजयनगर साम्राज्य था इसके विरुद्ध एक संघ बन गया था कि ये बहुत शक्तिशाली शासक था, तो सिंगल कोई भी राजा इसको हरा नहीं पा रहा था। तो इसके विरुद्ध एक संघ बना जिसमें 4 से 5 राज्यों के राजाओं ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया और फिर उसको परास्त किया। तो उस ग्रुप में जो थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये संयुक्त मोर्चा थे। मतलब संयुक्त ग्रुप था इनका। और इनका जो नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। और इन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध तालीकोटा जो युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था उसको इन ग्रुप ने जीता था। बरार एक राज्य था जो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, इसमें बरार ने शामिल नहीं था। विदेशी यात्री सेवल तालीकोटा युद्ध या तंगड़ी का जो युद्ध था उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। मतलब इनके सामने ये युद्ध हुआ था और इन्होंने अपने ग्रंथों में इस युद्ध के बारे में विवरण लिखा है। अराबीडू वंश एक वंश, यहाँ पे इस वंश में अराबीडू वंश भी हुआ था जो 1570 से 1572 ईस्वी तक ये वंश का शासन रहा था। मतलब बहुत कम रहा था। और ये विजयनगर का चौथा राजवंश था। और इस राजवंश की जो स्थापना थी वो तिरुमल के सदाशिव को पद से हटाकर पेनुकोंडा में अराबीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। मतलब ये बहुत कम समय के लिए रहा था। और इन्होंने सदाशिव जो तिरुमल ने क्या किया, सदाशिव एक पद था उसे हटा करके पेनुकोंडा में अराबीडू वंश का स्थापना की और ये इसका अंतिम शासक भी था। अराबीडू के शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। तो अराबीडू के जो शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल जो था अराबीडू वंश के, उसमें ही ये वोडेयार जो मैसूर का राज्य था उसकी स्थापना की गई थी। अब उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य में जो उस काल में प्रशासनिक और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था
कैसे चलती थी? मतलब विजयनगर साम्राज्य में शासक बहुत हुए थे, लेकिन जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में हमने जाना और उस वक्त में प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती थी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का जो घटता हुआ क्रम था, उसमें ये था कि प्रांत, जिसको मंडल कहते थे, कोट्टम या बलनाडु, जिसको जिला कहते, जिला मतलब वर्तमान में हम जिला कहते हैं, इस तरह का एक था। नाडु, जिसको मेलग्राम कहते थे, और ये 50 ग्रामों का एक समूह हुआ करता था। और उर, जिसे ग्राम था, ग्राम को भी उर कहते थे। तो इस तरह से ये घटते हुए क्रम में मतलब प्रशासनिक इकाइयाँ उस वक़्त में थीं। विवाह कर विवाह एक कर लिया जाता था, जो वर एवं वधू दोनों पक्षों से लिया जाता था। मतलब किसी ने शादी की तो वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों ही इसमें कर देते थे, लेकिन इसमें जो विधवा स्त्रियों से विवाह करते थे वो इस कर से मुक्त थे, मतलब उनसे कर नहीं लिया जाता था। इसका मतलब विधवा का पुनर्विवाह का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में था। विजयनगर के शासक उत्तराधिकारियों की नियुक्ति अपने जीवन काल में ही कर दिया करते थे। मतलब कोई राजा था तो वो अपने उत्तराधिकारी पहले ही चुन लेता था कि मेरे बाद में ये मेरा बेटा या जो भी जिसको भी नियुक्त करते थे ये शासक बनेगा। राजा और युवराज के बाद केंद्र का प्रमुख जो अधिकारी प्रधानी होता था, मतलब राजा और युवराज जो होते थे उसके बाद में एक प्रमुख पद होता था जिसे प्रधानी कहते थे, जो मराठा समकालीन पेशवा के समरूप माना जाता था। मतलब ये पद जैसे मराठा साम्राज्य में पेशवा, और हम एक पेशवा के बारे में जानते हैं, पेशवा बाजीराव बहुत महत्वपूर्ण पेशवा हुए थे, जिसने बहुत विजय यात्राएं, विजय युद्धों में विजय प्राप्त की। तो उस पद के समकक्ष इस प्रधानी पद को माना जाता था। शासक अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को नियुक्त करते थे, मतलब स्त्रियां अंगरक्षक हुआ करती थी वहां के विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की। आयंकर व्यवस्था ये ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था थी, और इसमें स्थानीय स्वायत्त व्यवस्था की वास्तविक शक्ति 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथ में होती, मतलब एक आयंकर व्यवस्था थी, इसकी जो शक्ति थी वो 12 ग्रामीण में ग्राम के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, उनके हाथ में होती थी। और अधिकारियों का जो पद था वो वंशानुगत था, मतलब पिता के बाद पुत्र ही उस पद पर कार्य करेगा। कर्णिक नामक आयंकर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। मतलब कर्णिक एक आयंकरों में एक जो 12 आयंकर होते हैं उसमें एक पद होता था कर्णिक, जो जमीन का क्रय विक्रय जो करते उससे संबंधित दस्तावेज या उनका लेखा जोखा उसके पास हुआ करता था। आयंकर व्यवस्था विजयनगर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था, मतलब बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसमें सभी पदों पर छोटे पद जो थे, जो सारी व्यवस्था थी उसमें संभाला जाता था। विजयनगर कालीन नाट्य वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उसकी अधीनस्थ सेवा में रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिससे जो अमरम कहलाता था। मतलब उस वक्त में जो सामंत हुआ करते थे उनको राजा वेतन नहीं देते थे, वेतन के बदले जमीन देते थे, और उस जमीन को जो देते थे उनको अमरम कहा जाता था। गवर्नरों को दंडनायक कहा जाता, मतलब जो दंडनायक जो गलती करने वाले को दंड देते थे उसे गवर्नर कहा जाता था। न्यायालय 4 प्रकार के होते थे: तिष्ठता, चल, मुद्रित और शास्त्रिता। ये 4 प्रकार के न्यायालय विजयनगर साम्राज्य में हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य के क्रय दासों को वेश्वर्ग, मतलब जो दास खरीदे जाते थे उनको वेश्वर्ग कहा जाता था। मतलब दासों की खरीद फरोख्त उस समय में चलती थी। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो लगान था। किसी भी राज्य की सबसे बड़ा स्रोत लगान है। जैसे वर्तमान में भी भारत सरकार का आय का जो स्रोत है वो सबसे बड़ा कर है, हमारा जो इनकम टैक्स देते हैं हम, वो है। तो भू राजस्व की उपज का जो दर लिया जाता है वो 1/6 भाग लिया जाता था। तो मतलब विजयनगर साम्राज्य की जो आय थी सबसे बड़ा वो लगान के रूप में ही ली जाती थी, और उसी से राज्य का कार्य चलता था। विजयनगर साम्राज्य में कौन-कौन से कर लिए जाते थे? तो उनमें से प्रमुख कर थे कदमई, मगमई, कणिकई, कत्तनम, बरम, भोगम, बारी, पत्तम, ईराई, कात्यम। ये दक्षिणी भारत के शब्द है। तो दक्षिण भारत में जो चलते हैं, मतलब वहाँ की भाषा जो थी वो तमिल भाषा के शब्द हैं। तो ये इतने प्रकार के विजयनगर साम्राज्य में कर लिए जाते थे। वे कृषक वे वह कृषक
जो मजदूर जो भूमि के क्रय के साथ ही हस्तांतरित किए जाते थे। मतलब ऐसे कृषक या मजदूर जो किसी को भूमि बेची या खरीदी, उसके साथ में ही वो मजदूर उसी मालिक के पास हस्तांतरित किए जाते थे। उन मजदूरों को कूदी कहा जाता था। मतलब किसी ने ज़मीन बेची और उसको जो ज़मीन को सँभालता था, जो मजदूर या कृषक है, उसको जिस आदमी को वो खेती बेची है, उसी के साथ उसी के वो कृषक या मजदूर हो जाते थे। उनको विजयनगर साम्राज्य में कूदी कहते थे। गोवा को बहमानियों से सर्वप्रथम छीनने वाला जो शासक था, वो विजयनगर का प्रथम शासक हरिहर द्वितीय था। मतलब प्रथम शासक बहमानियों से गोवा को छीना था, वो किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने छीना था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली का यात्री था, वो था निकालो डिकोटी। निकालो डिकोटी एक इटली का यात्री आया था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त, माल्यद, संस्कृत एवं जामवंती कल्याणम की रचना की थी। मतलब कृष्णदेव राय ने ये ग्रंथों की रचना की थी। अब देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे विजयनगर साम्राज्य में। तो उसमें देख लेते हैं निकोलो कॉन्टी ये आया था। ये इटली से आया था, 1420 ईस्वी में आया था और देवराय प्रथम के दरबार में ये आया था। एक आया था अब्दुल रज्जाक, ये फारस से आया था, जो वर्तमान में ईरान जिसे कहते हैं, 1442 ईस्वी में आया था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये आया था। एक नूनीज जो पुर्तगाल से आया था, 1535 ईस्वी में आया और अच्युत देवराय के शासनकाल में ये आया था। एक बारबोसा जो 1515 ईस्वी में पुर्तगाल से आया था और ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। एक डोमिंगो पायस आया था, जो 1520 ईस्वी में पुर्तगाल से आया और कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये आया था। अब विजयनगर साम्राज्य के पश्चात में अब हम देख लेते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य बहुत कम समय के लिए रहा था और इसमें बहुत ही कम इम्पोर्टेंट राजा हुए थे। लेकिन विशेष क्या था वो हम देख लेते हैं कि दक्षिणी भारत में फारस, जो वर्तमान में जिसे हम ईरान कहते हैं, सुल्तान बहमन द्वीप के इस्कंदियार के वंशज हसन ने 1347 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य से विद्रोह कर स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। मतलब ये इस्कंदियार का वंशज था हसन, उसने तुगलक वंश की बहमनी वंश की नींव डाली थी। ये तुगलक वंश का हुआ करता था हसन, इसी ने ही बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। हसन 11 अगस्त 1347 ईस्वी को अब्दुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, देखो ये उपाधि का नाम है इतना लंबा कि अब्दुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने वाला बहमनी साम्राज्य का पहला शासक था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा इन लोगों ने बनाई थी। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी और इसकी मुद्रा जो होती थी इसको हूण कहते थे। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। और वो बारूद किसके विरुद्ध प्रयोग किया गया था? वो बुक्का प्रथम के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था बुक्का, उसके विरुद्ध ये बारूद का प्रयोग किया। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको याद रखना है कि मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना बहमनी साम्राज्य का और उसने प्रथम बारूद का प्रयोग किया। वो किसके लिए किया? बुक्का प्रथम के लिए, जो विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था। फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में सोनार की बेटी के लिए एक युद्ध हुआ था, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ और उसे 10 लाख मतलब मोहर या जो भी हूण चलते थे उनका हर्जाना देना पड़ा। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। मतलब फिरोजाबाद की स्थापना भीमा नदी के किनारे की थी, वो किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। इसके पश्चात 1470 से 74 में रूसी यात्री अफानासी निक्तन बहमनी के साम्राज्य की यात्रा पर आया था और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासनकाल था। फिरोज शाह के खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। वेधशाला का निर्माण दौलताबाद में किसने करवाया था? फिरोज शाह ने करवाया था।
सहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके, जो गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य के शासकों ने राजधानी रखी थी, वहाँ से हटा दी थी और बीदर में अपनी राजधानी को स्थापित किया और बीदर का नाम बदल करके नया नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से सम्मानित महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मतलब मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से सम्मानित था महमूद गवा नाम का आदमी, उसको प्रधानमंत्री बनाया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में 1481 से 1482 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रमुख प्रांत थे, दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। ये 4 प्रमुख प्रांत थे बहमनी साम्राज्य के। कालांतर में बहमनी साम्राज्य निम्नलिखित 5 भागों में स्वतंत्र हो गया था। मतलब 5 भागों में ये स्वतंत्र राज्य बन गए थे। उसमें पहला था बरार, इसकी राजधानी एलिचपुर या गोविंदपुर में रखी थी। इसकी स्थापना 1484 ईस्वी में हुई थी और इसका संस्थापक फतेहुल्लाह इमादाद मतलब फतेहुल्लाह इमाद शाह को इसका संस्थापक था और इसकी जो राजधानी थी वो राजवंश था, वो इमाद शाही इसका राजवंश था। एक दूसरा जो बना था राज्य प्रांत, जो बीजापुर था और इसकी राजधानी नौरसपुर थी। इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में और इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, जो आदिल शाही वंश के हुआ करते थे। अहमदनगर एक तीसरा बना था, जिसकी राजधानी अहमदनगर थी। स्थापना 1490 में इसमें हुई थी। इसके संस्थापक मलिक अहमद थे और इसका राजवंश निजाम शाही राजवंश के ये हुआ करते थे। एक गोलकुंडा बना था, जिसकी राजधानी गोलकुंडा ही बनाई गई थी और 1412 ईस्वी में इसका बनाया गया और इसके संस्थापक जो थे कुली कुतुब शाह थे और राजवंश का कुतुब शाही राजवंश से ये संबंध रखते थे। एक बीदर, इसकी राजधानी बीदर थी। राजधानी इसने बीदर को ही बनाया और स्थापना 1526 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक आमिर अली बरीद थे और इनका राजवंश बरीद शाही था। इसके बाद में दौलताबाद का तरफदार था, उसको मनसद आली कहते थे और बरार का जो तरफदार था उसको मजलिस आली कहा जाता था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के संरक्षण में फरिश्ता मोहम्मद कासिम ने ऐतिहासिक ग्रंथ फरिश्ता की रचना की थी। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक सैनिक दल होते थे, उनको साख ए खेल कहते थे। जो सुल्तान होता था उसके जो अंगरक्षक होते थे, उनके महल की जो रक्षा करते थे, उनको साख ए खेल कहा जाता था। और ये 4 भागों में या नौबत में भाग या नौबत, एक ही वर्ड है, नौबत उस समय का शब्द है ये। तो 4 भागों में विभाजित था और इसका जो मुख्य अधिकारी था वो सर नौबत कहलाता था। तो दोस्तों ये था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।